आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा वन विभाग से मिलने वाली सुविधाएं। और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्रीमान सुंदरलाल जी को। आप रोहतक में कार्यरत हैं। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। सबसे पहले तो जब हम वन की बात करते हैं तो एक बहुत ही एक घना और बहुत सी हरियाली और इस तरह का एक दृश्य है वो हमारे सामने आता है। तो फिलहाल हमारे प्रदेश में वन क्षेत्र की क्या स्थिति है, ये जानना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि हम वन की बात करते हैं तो हमारे को ये लगता है कि एक पूरा गहरा जी पेड़ों का एक बहुत बड़ा समूह का एक जंगल होगा। जी हरियाणा में ऐसे जंगल हैं, लेकिन क्योंकि हरियाणा एक एग्रीकल्चर स्टेट है, यहाँ पूरा खेती-बाड़ी की ही ज़मीनें हैं सारी, जी तो हरियाणा में एज़ सच इस तरह के जो ट्रेडिशनल जो जंगल हैं, वो हमारे पास कम है। जी खास तौर पे जो शिवालिक का क्षेत्र है हमारा जी या अरावली का क्षेत्र है, उसमें इस तरह के जंगल हैं जैसे आप अभी हमें बता रहे हो आप। जी और बाकी हरियाणा को अगर हम देखते हैं, खास तौर पे अगर हम रोहतक के बारे में ही बात कर रहे हैं, आज रोहतक में बैठे हैं हम, जी तो रोहतक का जो मेजॉरिटी वन क्षेत्र हम जिसको कहते हैं, वो या तो सड़कों के किनारे जो हम प्लांटेशन करते हैं, जी या नहरों के किनारे पर करते हैं, या इसके साथ-साथ जो रेलवे लाइन्स हैं, उनके किनारे हम जो प्लांटेशन करते हैं, वो हमारा वन क्षेत्र है। जी ट्रेडिशनल जंगल की बात करें तो हमारे पास 2 ऐसे जंगल हैं, छोटे हैं, जी बहुत बड़े नहीं है। 420 एकड़ का एक गर्नावटी में हमारा एक वन क्षेत्र है, जी और जो ब्लॉक में है, और एक हमारा लाखन माजरा में है, जो लगभग 100 एकड़ के आसपास है। जी तो टोटल मिला के जो हम अगर रोहतक को देखते हैं, तो रोहतक में हमारा लगभग 4500 हेक्टेयर के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसको हम वन क्षेत्र मान के चलते हैं। जी। तो पिछले अगर कुछ वर्षों की बात करें तो कितना बदलाव आप इस वन क्षेत्र में देख रहे हैं? बदलाव की जहाँ तक बात है, तो क्योंकि हरियाणा ऑलरेडी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हरियाणा में ट्रेडिशनल फॉरेस्ट कम है, जी और फॉरेस्ट की जो ज़मीनें हैं वो भी कम है हमारे पास। जी तो हरियाणा में जब से हरियाणा बना है, तो पूरी हरियाणा में एक जो पॉलिसी है, उसमें हम लोगों का पूरा विभाग का ये प्रयास रहा है कि हमारे पास वन क्षेत्र तो इतना है नहीं, हमें अपना जो ट्री कवर है उसको बढ़ाना है। जी तो पूरा डिपार्टमेंट शुरू से ही इस तरह की प्लांटेशन स्कीम्स पे काम करता है कि वो जो एरिया वनों से बाहर का एरिया है, जी जैसे पंचायत की कुछ ज़मीनें हैं, जी या जिसको हम विलेज फॉरेस्ट कहते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की कोई ज़मीन पड़ी हुई है, या फिर किसानों के खेत हैं, उन सबको मिला के जो हम लोग अपना जो ट्री कवर है, उसको बढ़ाने की कोशिश पिछले कुछ दशकों से कर रहे हैं, जी और उसमें हमें कामयाबी भी मिली है। क्योंकि अगर वैसे आप मोटे तौर पे देखते हैं, तो जैसे वन क्षेत्र की बात करते हैं, तो हरियाणा का वन क्षेत्र लगभग 3.63% के आसपास का है, जी जिसको हम ट्रेडिशनल फॉरेस्ट की बात करें। लेकिन ट्री कवर के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो ट्री कवर को अगर साथ मिला लेते हैं, तो लगभग हम 7% के आसपास भी जाते हैं। जी ट्री कवर वो क्षेत्र है जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर का क्षेत्र है, उसमें पंचायतों की ज़मीनें भी आ गई और किसान के खेत भी आ गए। जी तो पूरे जो विभाग के जो हमेशा की जो वर्किंग जो प्लान रही हैं, उसमें इसी के ऊपर हम केंद्रित रहते हैं कि हमारे को अपना वन क्षेत्र तो हम बढ़ाने में कामयाब इतना नहीं हो सकते, क्योंकि ज़मीनें नहीं हैं। जी तो हम जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कवर है, जी उसको बढ़ाएं, उस पे पेड़ों ही की काम करते संख्या हैं। है वो बढ़े, वो उसके बढ़े, लिए हमें प्रयास करने चाहिए। एग्जैक्टली। जी। तो इसके लिए हम कौन-कौन सी आपके विभाग की योजनाएं हैं जिसका कि फायदा किसान भाई उठा सकते हैं और वन क्षेत्र भी बढ़े, यानी कि पेड़ों की संख्या भी बढ़े और किसानों को लाभ भी हो? एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो हरियाणा चाहे वन क्षेत्र हरियाणा का कम है, जी लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री में हरियाणा पूरे कंट्री में पायनियर स्टेट है। अच्छा हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री एकदम एक एग्जाम्पल है, और हमारी इस एग्रो फॉरेस्ट्री की वजह से ही
यमुनानगर में जो टिम्बर मार्केट है जी, वो ऐसा लगता है कि मतलब एशिया की एक बिगेस्ट मार्केट है वो जो डेवलप हुई है, जी, और उसका जो मेजॉरिटी रॉ मटेरियल है उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं किसानों के खेतों के थ्रू। जी, हालांकि हमारे पास फॉरेस्ट एरिया नहीं है, फिर भी हम एक तरह से एक वुड सरप्लस स्टेट हैं। यानी फॉरेस्ट कि एरिया ना होते हुए भी जी, जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पे हम काम करते हैं वो उसी की देन है। ये मतलब एक बहुत बड़ी बात हाँ, है, ये उसी की देन उपलब्धि है। हम इसको मान सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल इसको हम मान सकते हैं। जी, और जिस तरह आपने बताया कि कृषि वानिकी का ये एक बहुत बड़ा इसमें योगदान बहुत रहता है। योगदान है इसमें, पूरे हरियाणा में ही कृषि वानिकी में पिछले दशकों में जो काम हुआ है, जी, उसमें चाहे हमारा शिवालिक का रीजन है या ये सेंट्रल हरियाणा का है या हरियाणा के बाकी हिस्से भी हैं। तो जो किसान इसमें आगे आया और जिसको लगा कि हाँ, ये एक मेरा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है जी, अपनी खेती के साथ-साथ, तो जो किसान इसको पहले समझ गए, वो लोग इसमें काफ़ी काम उन्होंने किया। जी, उन्होंने अपनी ज़मीनों को रोटेशन पे साल दर साल वो इसमें कृषि वानिकी के तहत या खुद भी वो उसमें पौधे लगाते हैं, उसको बाकायदा मैच्योरिटी के तक ले जाते हैं और उसके बाद में उसकी फैलिंग होती है, और जो संबंधित कंपनियां जो इसमें काम करती हैं जी, वो उनके मटेरियल को लेके जाती हैं। जी, तो ये पूरा ट्रेंड चला रहा है। जी, अगर जैसे रोहतक के बारे में बात करते हैं तो रोहतक एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक है या झज्जर है, क्योंकि टोपोग्राफिकली रोहतक एक सोसर शिफ्ट है। तो इसमें हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि वाटर लॉगिंग कंडीशंस हैं वो लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट में पानी देखने भरने को की मिलती है। पानी भरने की पानी समस्या। बढ़ने की जी, समस्या है खेतों जी, में, जिसको हम ग्राउंड वाटर टेबल बोल रहे हैं। ग्राउंड वाटर टेबल है वो लगभग जो क्रॉप हमारी होती है उसकी रूट ज़ोन में आ गया है। जी, मतलब यानी कि जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया रोहतक ज़िले का है, जी, उसका लगभग 52% के आसपास क्रिटिकली वाटरलॉग्ड है। ऐसी यानी कि उसका एग्रीकल्चर जो चवा डिपार्टमेंट है, की, यस, वो ऊपर आ गया है। वो बिल्कुल मतलब अगर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो जी, हमारे ज़िले का है, जी, उसका 52% एरिया अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन में है, जी। तो बहुत अलार्मिंग हो गया ये। अ, 52 का मतलब ये हो गया कि आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा हमारा जो खेती का जो ज़मीन है, उसमें चवा है, वो ऊपर आ गया। बिल्कुल आ गया वो, क्योंकि उसको वो जो क्रिटिकल वाटर लॉगिंग की मैं बात कर जी, रहा हूँ, उसमें जी, जो वाटर टेबल होती है वो 0 से और 1.5 मीटर के लेवल पे आ जाती है। जी, यानी कि जो चौवा हम बोलते हैं वो 0 से 1.5 मीटर में आ जाता है। जी, और अगर 0 से 1.5 मीटर में चौवा रहेगा, तो आप कोई भी जो फसल लगाते हैं, उसकी जो रूट ज़ोन है, वो पूरी चौक हो जाएगी, क्योंकि ना तो उसमें परकोलेशन है, रेन वाटर का या कोई भी, सब चीज़ वहाँ पे रुक गई, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पानी आ चुका परकोलेट होके, जी, फर्दर कहाँ जाएगा? जी। तो क्रॉप यील्ड है वो इफ़ेक्ट हो रही है अब, और उत्पादन उसमें कम मिल रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और शायद फ्यूचर में और भी अलार्मिंग हो सकता है। जी। तो ये अच्छा, आपने अभी बात किया था कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री का यानी कि कृषि वानिका है, तो उसमें कौन-कौन सी फसलें लिए जा सकती हैं? रोहतक की बात करते हैं तो रोहतक मैंने आपको जैसे बताया कि वाटर लॉगिंग का इशू है, जी, और वाटर लॉगिंग में भी एक और जो अलार्मिंग इशू वो ये है कि इसमें रोहतक का जो ग्राउंड वाटर टेबल है, जी। जो ग्राउंड वाटर है, वो सलाइन है, ज़मीनी पानी खारा है। बहुत खारा है। जी, और जो ज़मीनी पानी खारा है, तो खारे पानी में कोई फसल हो या कोई पेड़ हो, जी। दोनों में ये दिक्कत है। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जी, उसमें क्या आएगा जी, और क्या लगाएँगे हम पेड़, जी। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें, जैसे आप बता रहे थे यमुनानगर जो जिला है उस तरफ हो सकता है ये, तो वहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं वो कौन-कौन से पेड़ है वो लगा सकते हैं अपनी खेती के साथ में? तो सरकार की पीछे पॉलिसी, जितनी भी हमारी सरकार की पॉलिसी रही हैं, जी, अभी भी सरकार का जो प्रयास है, तो पहले जो एक्चुअली ये जो किसान खेत में पेड़ लगाता है, जी। ये डिपेंड करता है कि उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। कितनी माँग है उसकी? मार्केट में किस प्रजाति की डिमांड है और क्या उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने खेत में वो पेड़ तैयार कर सकता हूँ, जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट में पिछला, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि यमुनानगर हमारी एक बड़ी मार्केट है टिम्बर की, जी, तो यमुनानगर में एक्चुअली जो पल्प वुड का जो काम होता है, जो प्लाईवुड के लिए यूज़ करते हैं, जी, या कुछ पेपर इंडस्ट्रीज़ भी
अपना पल्प लेती है यहाँ से, उसमें मेजॉरिटी वो यूकलिप्टस जो सफेदा। सफ़ेदा हम बोलते हैं और जी। पॉपुलर, इन 2 क्रॉप पे डिपेंड करता है। तो हरियाणा में मेजॉरिटी जो एग्रोफॉरेस्ट्री में काम हुआ, वो इन्हीं 2 प्रजातियों पे हुआ। रोहतक, झज्जर या सोनीपत, ये जो सेंट्रल हरियाणा का पार्ट है, या पार्ट ऑफ भिवानी है, पार्ट जी। ऑफ हिसार है, जी। ये और पार्ट ऑफ सिरसा है। इसमें जो जो एरिया सूटेबल है, उसमें पिछले बहुत सालों से सफ़ेदे पे काम हो रहा है। जी। क्योंकि यहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन भी है, और जी। वाटर लॉगिंग कंडीशन में अगर कोई प्रजाति जिंदा रहती है और जो किसान को कुछ इनकम कंट्रीब्यूट करती है, जी। तो वो सफ़ेदा ही है। जी। तो सफ़ेदे पे यहाँ काम होता है। और जो शिवालिक वाला पूरा एरिया है, उसके अंदर सफ़ेदे के साथ-साथ पॉपुलर भी लगाते हैं। कुछ किसान अभी डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, जी। कुछ और भी क्रॉप लगा रहे हैं। और सरकार की अब की बार मंशा है कि हम यहाँ पे एक और इंट्रोड्यूस करना जा रहे हैं, जिसको बर्मा ड्रैग बोलते हैं। जी। उसके ऊपर भी कुछ काम हो रहा है। तो बर्मा ड्रैग को भी वायबिलिटी देखेंगे कि वो अगर इस एरिया में हमारा कामयाब होता है, जी। तो हम एक और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक ट्री का, जो किसानों को कंट्रीब्यूट करेगा। जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि क्योंकि खेती-बाड़ी का एरिया है सारा ये, तो खेती-बाड़ी के साथ में अगर हम पेड़ लगाना चाहें, तो उसकी डोर पर कौन-कौन से पेड़ हैं वो लगाएँ ताकि एक तो तेज़ हवा या जो लू है उनसे बचाव हो और दूसरा कुछ अलग से मुनाफ़ा मिल जाए? वो एक शेल्टर बेल्ट हो गया जैसे, जी। क्योंकि शेल्टर बेल्ट पे हम सफ़ेदे की प्लांटेशन अगर यहाँ हम किसान अपने खेत में करता है, तो कुछ किसान डोल पे भी लगाते हैं। जी। कुछ किसान ऐसा भी करते हैं कि वो पूरे खेत में लगाते हैं। क्योंकि जब उसकी इनकम कैलकुलेशन हम करके चलते हैं, तो इनकम कैलकुलेशन में जो हम एग्रीकल्चर क्रॉप लगाते हैं, तो उससे कहीं इसकी जो हमारे पैदावार को है जो। पैदावार है, जी। वो ज़्यादा मिलती है। जी। क्योंकि इसमें क्या है कि रख-रखाव पे जो हमारा एनुअल खर्च होता है, वो एनुअल खर्च इस पे फिर नहीं होता। जी। इसमें जैसे पहले साल लगा दिया, तो हमारे को 2 साल थोड़ी गहनता से देखने की ज़रूरत है, उसके बाद के सालों में ये पेड़ अपने आप बढ़ते रहते हैं। कोई तो ऊपर से यहाँ कुछ पे हाँ, यहाँ देना नहीं पे चाहिए। जैसे शेल्टर बेल्ट में अगर किसान लगाना चाहें, जी। तो रोहतक जैसे ज़िला है, रोहतक ज़िले के अंदर तो सफ़ेदा लगा सकते हैं, जी। या वाटर लॉगिंग है, यहाँ पे सैलिनिटी है, उसके देखते हुए हम जामुन लगा सकते हैं। जामुन एक अर्निंग भी देता है, अच्छा। क्योंकि अगर आप मार्केट में आप देखोगे अच्छी किस्म का जामुन जी। आप कहीं भी बिकता है, जी। तो वो 100 रुपए किलो तक भी बिक रहा होता है। बिल्कुल। तो जामुन पे भी हम जा सकते हैं। कुछ और क्रॉप भी लगा सकते हैं हम, जैसे करौंदा जैसी कुछ चीज़ें भी लगा सकते हैं। जी। कुछ आंवला पे भी हम काम कर सकते हैं। आंवला भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। अमरूद भी यहाँ पे लग जाता है, जी। तो अमरूद भी लगा सकते हैं। तो मेजरली मतलब सैलिनिटी वाले पार्ट में हम किसान इस तरह की कुछ क्रॉप लगा सकता है। और उसका दूसरा रोल भी रहता है, जी। क्योंकि रोहतक में अगर हम देखते हैं, तो खेतों में जब धान का पूरा प्रचलन है यहाँ पे, जी। और धान के खेतों में कंबाइन से काम करता है किसान। जी। वो जो मशीन आती है, तो उसका रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, तो यहाँ आप देखेंगे दूर-दूर तक खेतों में कोई पेड़ कोई नज़र पेड़ नहीं नहीं। आता। जी। तो वो ठीक है, एक मशीन के लिए वो ठीक हो सकता है, शायद किसान जी। को लगे कि उसमें कटाई-वटाई में उसको आसानी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देख के चलें, जी। तो वो अगर किसान गेहूँ और धान को छोड़ के अगर और कोई सब्जियाँ या कुछ भी तैयार करता है, तो उसमें उसको दिक्कत आती है। जी। क्योंकि उसके पास से जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो परागकण फैलाने वाले कीट हैं, उसके लिए तो कोई आश्रय स्थल नहीं है ना। क्योंकि बिल्कुल। ना उसके आस-पास कोई जंगल है बड़ा, बिल्कुल। और ना उसके खेत में खुद के कोई पेड़ हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको ये दिक्कत आती है कि उसकी जो सब्जियां हैं, या कई बार जो फल के भी पेड़ लगाते हैं, जी। तो फल के पेड़ों में भी फल उस मात्रा में नहीं लगता। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पॉलिनेशन में इश्यू आते हैं, जी। क्योंकि पॉलिनेटर नहीं है। पर उसके परागण की क्रिया हाँ, है जो, यस, वो वो नहीं जो हो पाती इंसेक्ट है। करता है, जी। वो इंसेक्ट के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। उसको हमने कोई आश्रय नहीं दिया, मोटे उसके रूप लिए से कोई कहें पेड़ नहीं रखा। मोटे रूप से अगर हम कहें, तो मधुमक्खी है या तितली हैं, हाँ, बिल्कुल। वो जो जीव हैं, वो हमारे खेतों में नहीं रहे। और बड़ा कारण ये है कि कहीं पर बीच में पेड़ नहीं छोड़े हमने। और इसके अलावा एक और बात है कि बहुत सारे पक्षी होते थे, जो कि हानिकारक कीटों को खा लेते थे। बिल्कुल था।
तो अब वो ये- उनकी भी उसमें समस्या भी बड़ी है। डॉक्टर साहब मैं क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं रोहतक में पोस्टेड हूँ, मैं झज्जर में भी रहा हूँ, जी, तो इस एरिया में एक और भी समस्या आती है। पक्षी वास्तव में जो रेजिडेंट पक्षी हैं हमारे, वो कुछ कम हो रहे हैं यहाँ पे, और चिड़िया उसका तो खास शहरों में तौर दिखाई पे नहीं देती। जो ग्राउंड ब्रीडर हम बोलते हैं, जी, जो जमीन पे घोंसला बनाते हैं, जी, उनको बहुत दिक्कत है यहाँ पे। मतलब चिड़िया की आप बात कर रहे हो, चिड़िया तो हम पुराने अगर परिवेश में जाते हैं जी, तो चिड़िया हमेशा हमारे जो घर होते थे उसमें कुछ एरिया ऐसा होता था जो कच्चे किस्म का होता था, जी, उसमें उनको घोंसले बनाने की जगह मिल जाती थी। जी, मतलब अब वो जगह हम कंक्रीट पे आ गए तो हमारे घरों में तो वो जगह खत्म होगी। जी, दूसरा रहा कि जो खेत थे, खेतों के अंदर जो ग्राउंड पे नेस्ट बनाते हैं पक्षी, जैसे अपना राज्य पक्षी तितर है, जी, बटेर है, जी, या दूसरे वाला तितर है, टटीरी है। या टटीरी है, जी, और बहुत सारे पक्षी होते हैं जो ग्राउंड पे नेस्टिंग करते हैं। तो वो जो नेस्ट बना रहे होते हैं, तो एक प्रचलन है इस क्षेत्र में कि जब हम फसल को काटते हैं जी, तो जो फसल का जो रेजिडू बचता है जी, उसमें आग लगाने की एक प्रथा भी है। पराली जलाने जो की तो। पराल जलाते हैं, जी, जो पराल जलता है ना, जी, उसके अंदर सब कुछ नाश हो जाता है, जमीन पे जो कुछ भी है। जी, तो वो मान लो एक पक्षी का एक नेस्ट जमीन पे है और उस दौरान वो आग फैल गई, तो वो पक्षी तो खुद उड़ के अपनी जान बचा पाता है, पर अगर उसके घोंसले में अंडे या उसके चूजे हैं जी, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो नहीं बच पाते और उसका मतलब वो सीजन खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। जी, इसलिए पक्षी ऐसे एरिया में जब ये समस्याएं आने लगती है तो वो लिटिल बिट माइग्रेट करके सेफर प्लेस पे जाने की कोशिश करता है। वहाँ से चले इसलिए जाते हैं। हमारे को लगता है कि जी, हमारे को पक्षी नहीं दिख रहा है यहाँ, जी, उसका नंबर कम है, तो वो नंबर कम इस वजह से होता है कि वो कहीं बाहर के एरिया में चला जाता है, जी, क्योंकि ये प्रक्रिया साल दर साल होती है। जी, हालांकि सरकार ने बहुत प्रयास किया है और सरकार ने बहुत किसानों के लिए भी कुछ पॉलिसीज लाई है, जी, इंसेंटिव भी सरकार दे रही है कि ये पराल वाला जो है इसको जलाने के बजाय इसका बहुत यूज और यूज है जी, उसके शेप में आए, तो सरकार के प्रयास हैं जी, और पिछले कुछ सालों में वो रिडक्शन हुआ भी है, दिखाई दी दिया वो। दिखाई भी दे रहा है वो, जी, लेकिन जो नुकसान पीछे हो चुका जी, उसकी भरपाई है, उसमें बड़ा समय लगेगा। उसमें टाइम लगेगा। अब बात करेंगे कि जो किसान भाई इस तरह के वृक्ष लगाना चाह रहे हैं, उन्हें कहाँ से ये वृक्ष मिल सकते हैं, कहाँ संपर्क किया जाए? सरकार की ना पॉलिसीज में पहले भी था, पिछले जी, साल तक भी हम लोग क्लोन का सफ़ेदा, रोहतक में तो क्लोन का सफ़ेदा ही हम लगाते थे, जी, क्योंकि क्लोन का जो सफ़ेदा होता है उसकी एक खासियत है कि वो एक तो जो खारा पानी है ज़मीन का, जी, उसमें स्टैंड करने में हमारे को चूज़ करने में आसानी होती है कि हम कौन सा क्लोन लगाएं। जी, तो वो जो क्लोन का सफ़ेदा जो यहाँ चल सकता है सैलिनिटी में, वो हमारे सिलेक्टेड क्लोन्स थे। हम उस पे काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। जी, तो लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी किसानों के खेतों में क्लोन के सफ़ेदे लगाए हैं। जी, अब भी हमारा प्रयास है कि ऐसे किसानों को आइडेंटिफ़ाई करके और हम इस स्कीम में आगे बढ़ेंगे। सरकार की तरफ से जैसे ही अब इसके आगे के आदेश आएँगे, हम इसमें आगे काम करेंगे। अभी भी हमने अपनी नर्सरियों के अंदर किसानों के लिए काफ़ी किस्म के पौधे हमने तैयार किए हैं जो इस एरिया के अंदर लग सकते हैं। जी, सैलिनिटी में लग सकते हैं, वाटर लॉगिंग को एक लेवल तक मतलब स्टैंड करते हैं। तो ऐसी प्रजातियाँ हमने अपनी नर्सरी में तैयार की हुई है, जिसमें सफ़ेदा भी है, जी। जामुन भी है, अमरूद भी है और कुछ और भी प्रजातियाँ हैं। तो वो हम किसानों को भी उपलब्ध करवाएँगे। तो उसका कोई तरीका है किस प्रकार से संपर्क किया जाए, कहाँ संपर्क किया जाए? हाँ, इसके लिए ना हमारे 7 नर्सरियाँ हमने ज़िले में बना रखी हैं जी, और 7 नर्सरी में पिछले सालों में भी रहा है कि जो क्षेत्र जिस नर्सरी के नज़दीक है, वो उस नर्सरी में जाके एक एप्लीकेशन लिख के और अपना कि भई यहाँ मेरी ज़मीन है, यहाँ मुझे पौधा लगाना है, जी, वो एक एप्लीकेशन वहाँ दे सकता है, कोई भी, किसान भी दे सकता है। कोई अगर इंस्टीट्यूशन है या कोई इंडिविजुअल है, वो जिसके पास जगह उपलब्ध है, वो भी दे सकता है और वो वहाँ से पौधे ले सकता है। तो हमारी ये पॉलिसी है अभी भी। जी, तो इस साल भी हम करीबन 1.5 लाख के आसपास पौधे हमने तैयार किए हुए हैं, जी, इसी पर्पज़ से जी, कि जो हम लो आम जनमानस
जो कि रियल सेंस में पौधा पौधे लगाना लगाएगा चाह रहे हैं। उसको उपलब्ध करवाएंगे। उसमें हम बाकायदा हमारा जो स्टाफ नर्सरी में बैठता है, गार्ड है हमारे, जी या दरोगा या रेंज ऑफिसर के लेवल पे, जी वो कोई पौधा लेने जाता है तो उससे कुछ क्वेश्चन भी वो रखते हैं जी कि आप कहाँ लगाओगे, ये अश्योर करने के लिए कि ये पौधा वास्तव में कहीं लगने जा रहा है, काम की जगह पे काम की लगेगा। जगह पे लगने जी जा रहा है, तो जी वो क्वेरी भी करते हैं। जी तो हमने वो मतलब पर्याप्त उसकी प्रिपरेशंस की तैयारी हुई कर है रखी जिले में। जी। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि इस तरह से पेड़ लगा लेते हैं और फिर कभी ज़रूरत पड़ती है या को उसको टूट जाता है, तो उसकी जो बिक्री की एक व्यवस्था होती है, उसके लिए क्या कुछ नियम है? किस प्रकार से हम ये नाप सकते हैं कि इतनी मोटाई का है तो इसका लगभग इतना कुछ जो दाम है वो मिल सकता है? इस तरह का कोई थोड़ी जानकारी दीजिए। एग्रो फॉरेस्ट्री में एक्चुअली जो जो भी प्रजातियां लगाते हैं हम, जी, एग्रो फॉरेस्ट्री में बाकायदा एक तो सरकार का नोटिफिकेशन है कि जी, किसान जो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्रॉप लगा रहा है, उसमें कुछ जो प्रजातियां हरियाणा में जैसे लग रही हैं, जैसे में सफ़ेदा या अपना पॉपुलर पॉपुलर की बात कर जी, रहे थे, जी, तो एक तो सरकार ने इनको फेलिंग परमिशन वाला जो एक परमिट्स होते हैं, जी, उससे फ्री किया हुआ है कि उसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। काटने वो की एक, और हाँ, जी, काटते समय, जी, क्योंकि वो अगर एग्रो फॉरेस्ट्री का पेड़ है, तो किसान ने लगाया ही इस पर्पज़ से कि उसकी उसको इनकम कुछ बढ़े। जी, सरकार को ये फ़ायदा होता है कि किसान को तो एक इनकम मिलती है, जी, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड था, उसमें से पेड़ बनने में कार्बन यूज़ हो गया। जी, तो इसको हम जैसे एक साधारण साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं, तो एक तरह से कार्बन है, वो लक्कड़ के रूप में हमने लॉक कर दिया, जी, कार्बन लॉकिंग होगी। जी, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ह्यूमैनिटी के लिए जी, कि कार्बन जो एटमॉस्फेयर में था, जो कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज को मतलब प्रभावित करता बढ़ावा है। या प्रभावित कर रहा था, जी, उसको हमने कार्बन लॉकिंग में तब्दील कर कन्वर्ट दिया। कर दिया। जी, तो किसान का तो इनकम बढ़ गई जी, और एक साथ-साथ ये फ़ायदा हो गया। क्योंकि जो कार्बन लॉकिंग लकड़ी की होती है, जी, तो किसान जब पेड़ को बेचता भी है, तो जो पेड़ मार्केट में जाके चाहे वो प्लाईबोर्ड बन रहा है या लाइट फर्नीचर में यूज़ हो रहा है, जी, तो वो कार्बन एक तरह से लॉक ही है, जी, जब तक कि वो वापस एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा। नहीं मिल रही या है। तो वो जलेगा नहीं या वो गलेगा नहीं, जी, तब तक वो कार्बन लॉक पड़ा रहेगा। तो ये जी, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ये जी, हम सब के लिए। तो एक इनकम भी जनरेट हुआ जी, और एक कार्बन लॉकिंग भी हो गया। जी, तो ये कार्बन लॉकिंग का इस प्रोसेस के तहत मतलब दोनों को फ़ायदा होता है इसमें। जी। तो वो जो नापने का तरीका होता है। नापने के तरीके की हाँ, आप बात कर रहे थे। जी, इसमें सरकार ने ना इन सब पेड़ों के रेट भी तय किए हुए हैं। अच्छा। जैसे हरियाणा, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा, जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही हमारा एक अलग से पूरा विंग है, जिसको हम हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहते हैं। और जी, उसको बनाने के पीछे एक मकसद भी यही था कि हरियाणा जैसा स्टेट जहाँ पे एग्रीकल्चर अग्रणी है, जी, उसमें अगर किसान कोई पेड़ तैयार करता है, तो उसको दाम कहाँ से मिले, उचित दाम, और वो कहाँ जाके बेचे। जी, ठीक है, किसान को हम मनाएँगे, उससे बात करेंगे, जब वो उस लेवल पे आ जाएगा कि मैं अपने खेत में पेड़ लगा रहा हूँ, तो उसको फिर बाद में ज़रूरत आती है कि लगा तो लिया, जी, मैं उसको कहाँ बेच सकता हूँ? जी, तो उसके लिए एक सुविधा सरकार की तरफ से है ऑलरेडी। हमारा हर ज़िले में फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कोई ना कोई मतलब ऑफ़िशियल कार्यालय। बैठता है, जी, तो वो हमारे थ्रू भी अगर जानकारी चाहेंगे तो हम भी दे देते हैं, और सीधा भी उनसे बात करें तो हम वो उनसे भी बात कर सकते हैं। जी, तो वो बात करके किसान अपने पेड़ दिखा के जी, और उसका जो सरकारी रेट तय है, उसके हिसाब से भी वो पेड़ों को बेच सकता है। या एक दूसरा तरीका ये है कि किसान ने काफ़ी संख्या में अगर पेड़ लगा रखे हैं, जी। तो वो डायरेक्टली भी कई बार किसी इंडस्ट्री के साथ में संपर्क कर सकता है, या एक ओपन ऑक्शन या कोई भी इस तरह की चीज़ करके भी वो खुली बोली लगा खुली सकते बोली लगा के भी बेच सकता है। हैं। जी, तो कई बार उसको रेट ज़्यादा भी मिल जाता है, जी। क्योंकि वो डिमांड पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस किसकी समय पे किस तरह की डिमांड किस मार्केट तरह में की है, माँग उठी माँग हुई है। है? जी, क्योंकि सरकार भी हालाँकि रेट अपना हर तय बार करती है। कुछ तय करती है, उसको जी, रिवाइज़ करती है, जी, जो मार्केट ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, जी, उसके हिसाब से उसको चेंज भी करते रहते हैं हमारा। जी। अब आखिर में जानना चाहेंगे कि आपके विभाग की कोई इस तरह की योजना जो किसान भाइयों के लिए या आम जो नागरिक हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद हो?
नहीं, पेड़ जैसे पेड़ लगाना तो सबके लिए ही फायदेमंद है। एक जी। योजना के तौर पे लगाएं हम जी, या एक सिटीजन के तौर पे लगाएं, जी, वो तो हम सबके लिए ही है, क्योंकि जो क्लाइमेट की जो आज के एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट है कि हम अच्छा एनवायरनमेंट में कैसे जिएं, तो बढ़िया पेड़ की तो वातावरण बनाए। सबको ज़रूरत है। जी, अब पेड़ क्योंकि एक डिपार्टमेंट का तो नहीं है कि एक डिपार्टमेंट लगाएगा तो ही बचेगा। डिपार्टमेंट ठीक है लगाएगा, अगर डिपार्टमेंट की अपनी जगह है तो जी, डिपार्टमेंट लगाएगा। डिपार्टमेंट के पास अगर जगह नहीं बचती है तो लोगों को भी साथ में आना पड़ेगा, जी, क्योंकि ये तो मिल के प्रयास है ना, जीवन तो हम सबका है। बिल्कुल। तो हम सबके जीवन में हम सबको कुछ इसके लिए करना भी चाहिए, क्योंकि हरियाणा जैसा स्टेट जहाँ पे मतलब जो एक तरह से इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर का सोर्स है बड़ा कंट्री के लिए, आर्थिक दृष्टि से आर्थिक समृद्ध है दृष्टि से जो कह सकते संपन्न हैं। जी, राज्य है जी, जी, और कृषि प्रधान है पूरा। जी, तो इसमें अगर हमने पेड़ों को बढ़ावा देना है तो हम सबको आगे आके करना पड़ेगा। सरकार की स्कीम में तो हम कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। जी, किसान के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री में करते हैं जी, और आम जनमानस को हम फ्री सप्लाई में अपनी नर्सरियों से भी उपलब्ध करवा ही रहे हैं। जी, तो आप लोग आगे आगे कर सकते हैं। बाकी तो अलग-अलग महकमों की बहुत सारी स्कीमें हैं। जी। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की स्कीम है, उसमें भी लोग पौधे लगाते हैं, औषधीय पौधे लगाते औषधीय पौधे लगाते हैं। हैं। जी, हॉर्टिकल्चर मिशन है स्टेट गवर्नमेंट का, बागवानी। उसमें भी बागवानी करते हैं। तो जी, सरकार तो पूरा प्रयास प्रयासरत है कर रही कि है। जी, किसी भी तरह से हम जो एनवायरनमेंट है हमारे पूरे साफ-सुथरा रहे, साफ-सुथरा स्वच्छ रहे रहे। हमारा, जी, तो उसमें प्रयासरत है और उसी हिसाब से सरकार की पॉलिसियाँ भी बनती रहती जी। हैं। कई बार ये होता है कि जोश-जोश में हम पौधे लगा लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो जो थोड़ा ढीला होता है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उसकी वजह से उसमें से कई बार नीचे से कोई फुटाव आ जाता है या सूख जाता है या पानी नहीं मिल पाता है या पशु-पक्षी है वो उसको खराब कर देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हाँ, ये तो ख़ैर देखो पौधा हम लगा रहे हैं तो पौधे को उसी तरह की नर्चर की या केयर की ज़रूरत है, है। जी, जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं। क्योंकि छोटा पौधा है, जी, नर्सरी में जब तैयार होता है तो नर्सरी में तो उसकी पूरी फैमिली है जी, और नर्सरी में तो उसकी जैसे नर्सरी हॉस्पिटल की एक नर्सरी होती है, जी, जिसमें कि इतनी केयर मिलती है, जी, तो ऐसी ही केयर फॉरेस्ट की नर्सरियों में होती है। जब वो प्लांट बाहर निकल के आता है, तो उसका असली स्ट्रगल शुरू होता है, जी, क्योंकि वहाँ उसको क्लाइमेट की जो हार्श कंडीशंस हैं, उसको भी सहना होता है और जो बायोटिक प्रेशर है, उसको भी सहना है। उसमें कुछ मतलब सभी तरह के दबाव पेस्ट है उसको या इंसेक्ट जी, है, उसको भी सहना है। जी, तो जी, सारी चीज़ें सहनी होती है। जी, तो उसमें तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे को केयर करनी ध्यान पड़ेगी उसकी, तभी वो पौधे से पेड़ बनेगा। जी। तो जिस तरह से आपने बताया है कि विभाग की भी बहुत सारी योजनाएँ किसान भाई इसको कृषि वानिकी के तौर पर भी अपना सकते हैं और ये हम सबकी ज़िम्मेवारी है कि कार्बन जो हमारे वातावरण में है उसको कम करने के लिए हम वृक्षारोपण करें और उससे हम फ़ायदा भी ले सकते हैं। हम औषधि वाले पौधे हैं वो लगा सकते हैं, हम बागवानी वाले पौधे लगा सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं। हाँ, मैं एक बात और ऐड जी, करना चाहूँगा डॉक्टर साहब जी, कि जैसे मैंने पहले शुरू में ये ज़िक्र किया था कि अ, हमारे ज़िले का लगभग 52% जी, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जी, जी, वो क्रिटिकली वाटरलॉग्ड है। जी, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, जी, तो ये डेफ़िनेट है कि एक आने वाला समय जो आएगा, उसमें हमारी जो खेत की जो पैदावार है, वो बिल्कुल धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगी। जी, और अभी देखने को मिल भी रहा है कि बहुत सारे गाँव में हज़ारों एकड़ ज़मीन जी, हर साल बिना बिजाई के रह जाती है। जी। तो ये आप एक निकल के गंभीर जाओ गाँव में देखोगे, जी, तो बहुत सारी ऐसी ज़मीन है, अगर उसको पूरी ज़मीन को टोटल करेंगे, तो कई हज़ार एकड़ ज़मीन ऐसी बन जाएगी, जी, जिसमें एक ग्रास की ब्लेड भी नहीं होती। जी, तो वो चीज़ अगर हम इसको नहीं ध्यान देंगे, तो वो आने वाले समय में कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। जी, क्योंकि एक बीमारी थी, जो ज़मीन में पहले लगभग 30 फुट या 40 फुट पे चौवा हुआ करता था, जी, उसको हम लोगों ने इनवाइट कर लिया। जी। मतलब ये कोई बु नेचर से नहीं हुआ, बुला लिया इसको। वो बुलाया है हमने, जी, मैन मेड है ये पूरे जी, का पूरा, जी। कि इस एरिये के अंदर जैसे हमने धान के ऊपर मेन ज़्यादा जोर हमारे दिया। किसानों का ध्यान चला गया। जी, क्योंकि धान में ज़ाहिर-सी बात है, किसान जब खेत में काम करता है, मेहनत करता है, जी, तो उसको लगता है कि मेरी इनकम बढ़े, जी, मेरी पैदावार बढ़े, जी, मैं कितना मतलब उस ज़मीन से निकाल सकता हूँ, उतना निकालूँ। जी,
तो किसान ने धान पे चला गया। और धान में क्या है कि जो हमारा नहरीकरण हुआ उससे धान के खेतों के अंदर हमने फ्लड इरिगेशन पे हम चले गए। जी जो भी धान का उस टाइम की बिजाई हो रही थी, तो वो जो फ्लड इरिगेशन हम करते गए, तो जो फ्लड इरिगेशन में नहर का जो पानी था प्लस बारिश का भी जो पानी गिरता था, जी वो जब तो परकोलेट होके धीरे धीरे उस लेवल पे जाता था, चौवे में मिलता था वो। जी तो चौवे में तो क्योंकि खारा पानी था, जी खारे पानी को हम पंप आउट करके खेतों में यूज नहीं करते थे। जी तो पहले जो हमारी पैदावार इस एरिया में होती थी वो रेन फेड ही थी, सारी बारिश पे आधारित थी। जी क्योंकि बाजरा, अगर पुराने लोगों से हम बात करेंगे तो बाजरे का एरिया था ये, जी चने का एरिया था ये। जी क्योंकि बारिश के अलावा तो यहाँ जमीन में तो मीठा पानी था नहीं जी कि हम ट्यूबवेल बोर करके जमीन का पानी दे। इसलिए जो सरकारों ने उस टाइम सोच के नहरीकरण जैसे आया, जी तो उसमें फिर धान आ गई हमारी, और धान में अनजुडिशियस यूज हुआ, और उससे वो खारा पानी जो 30-40 फुट नीचे हुआ करता था, उसको हम धीरे 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 बुला के ऊपर साल ले दर साल उसको हम रूट जोन में ला के छोड़ दिया। जी अब इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हमें। जी अब इसका एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर सरकार बड़ा काम कर रही है। जी एक सॉल्यूशन इसमें ये बायोड्रेनेज का है, जी जो इसको रोकता है। जी बायोड्रेनेज में वही है कि ऐसा एरिया जो वाटरलॉक्ड है, उसमें अगर किसान क्लोन के सफेदे लगाएगा, जी तो जो क्लोन का सफेदा है वो रूट जोन में जो पानी आएगा ना उसका, जी उसको इवोपरेट फास्ट करेगा। क्योंकि मेरा 5 साल में तैयार हो रहा है, जी 4 साल में तैयार हो रहा है, 5 साल में तैयार हो रहा है सफेदा, तो 5 साल में जो लकड़ी बनेगी उसको उतनी पानी की रिक्वायरमेंट है, उतना ही वो कार्बन को सिंक करेगा। जी तो वो जो पानी उसमें से लिया और जो उसने यूज किया और इवोपरेट कर दिया, जी तो इसका मतलब वो वाटर टेबल रिसीड होगी। इस पे हमने एक पहले पायलट प्रोजेक्ट भी किया था, जी मैंने उसमें भी काम किया था। जी उस पायलट प्रोजेक्ट में हमने बाकायदा इस एस्पेक्ट को देखा कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, जी और वो रिजल्ट बिल्कुल अनुकूल थे। जी कि हमने डोल डोल पे लगाया, किसान के पे डोल पे लगाया कि उसमें एक पीजोमीटर लगाया, जी और फिर पीजोमीटर की हमने रीडिंग ली। 4 साल तक हम रीडिंग उसमें लेते रहे। जी हम प्री मानसून लेते थे और पोस्ट मानसून रीडिंग लेते थे। जी तो जो फ्लक्चुएशन जो जिस साल वो लगा और जो उसका चौथा साल था, जी उसमें वो बाकायदा रिसीड होता हुआ साफ नजर आ रहा था। नीचे चला तो गया जब नीचे हुआ चला जाएगा, जी तो आपकी जो फसल आप लेना चाहोगे जी उसके लिए उसकी जड़ों को सांस लेने की जगह मिलेगी, जी और सांस लेने की जगह मिलेगी तो हमारी पैदावार बढ़ सकती है, जी या जो घट रही पैदावार है हम उसको एक लेवल पे रोक सकते हैं। अदरवाइज तो वो बैरन हो जाएगा जमीन। जी बंजर हो जाएगी। हाँ, तो इस पे भी किसान अगर ध्यान दें जी तो ये आगे की जनरेशन के काम आने वाली चीज है। बिल्कुल, बहुत इस ही पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, किसानों गंभीर को इस विषय पे पर देखना आपने चाहिए। आपने इशारा किया है, और हमारे किसान भाई जरूर इस बात को ध्यान में रखेंगे और उसी तरह का काम करेंगे ताकि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस समस्या से बच सके। तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए सुंदरलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब।